Welcome to Shivi's Study Share, and this is chapter 2 of English book. The chapter name is Lost Spring, Story of Stolen Childhood. तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑथर. इसमें जो हमारी ऑथर हैं वो है एनिस चंग. इनका जो जन्म था वो रूरकेला में हुआ था और इन्होंने जो अपना बचपन है, जो चाइल्डहुड था इनका और जो एडोलसेंट पीरियड था वो हैदराबाद में इन्होंने बिताया था. बचपन और जो एडोलसेंट एज वो होती है जो हमारे 10 से 19 के बीच की जो एज होती है वो सारा टाइम इनका हैदराबाद में था. ही रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद. इनकी जो एजुकेशन थी वो हैदराबाद में कंप्लीट हुई है. उसके बाद इन्होंने अमेरिका से भी अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट किया. इनके जो पेरेंट्स थे दोनों ही राइटर थे. एंड एनिस चंग बिगेन हर कैरियर एज अ राइटर इन इंडिया. और अगर हम इनके करियर की बात करें तो एज अ राइटर इन्होंने जो अपने करियर की शुरुआत थी वो इंडिया से ही की. She has been an editor and columnist for major newspaper in India and abroad. तो ये एक एडिटर भी थी और साथ में ये जो न्यूज़पेपर होते हैं उसके लिए कॉलम्स भी लिखा करती थी, इंडिया में भी और अब्रॉड में भी. और बहुत सारी इनकी अपनी खुद की बुक्स भी लिखी हैं. और उसी बुक में से एक पार्ट है इनकी जो बुक है लॉस्ट स्प्रिंग जो बुक है इनकी, उसी में से एक छोटा सा पार्ट है जो आज हम पढ़ेंगे. और इनकी उस बुक का नाम भी यही है, लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टॉलन चाइल्डहुड. Here she analyzed the grinding poverty and a tradition of which condemn these children to a life of exploitation. हम मेनली इस स्टोरी में इन्होंने ये बताना चाहा है कि किस तरह जो गरीबी होती है वो किस तरह से जो बच्चे होते हैं, जो गरीब बच्चे होते हैं, उन्हें एक मजबूर कर देते हैं. उनकी जो लाइफ होती है लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, एक तरह से उनकी जो लाइफ है किस तरह से वो ख़राब कर देती है. ठीक है, तो वही हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हमारे जो ये चैप्टर है ये मैं 2 पार्ट में कवर करूँगी. इसके अंदर 2 स्टोरीज़ हैं. जो लेखिका ने जो 2 स्टोरीज़ को बताया है तो ये पहली स्टोरी होगी, तो ये हमारी पार्ट फर्स्ट में रहेगी. उसके बाद में एक पार्ट सेकंड बनाऊंगी, उसमें वो सेकंड स्टोरी रहेगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज. ये जो लाइन है ये इसी स्टोरी में बीच में आएगी कि किस तरह से वो बच्चा बताता है अपने बारे में. तो ये आपको समझ आएगा जब हम स्टोरी को कवर करेंगे. वाई डू यू डू दिस? आई आस्क साहिब whom I encounter very morning scrounging for gold in a garbage dumps of my neighborhood. लेखिका एक बच्चे से पूछती है, उस बच्चे का नाम होता है साहिब. तो वो उससे पूछती है कि तुम ये सब क्यों करते हो. वो बच्चा क्या करता था, वो सुबह सुबह निकल जाता था. किसके लिए? मॉर्निंग में वो क्या चीज़ें खोजने के लिए निकल जाते थे? गोल्ड, वो भी गार्बेज डंप में. यहाँ जो गोल्ड है वो यहाँ पर सोने के लिए नहीं है, बल्कि गोल्ड यहाँ पर कोई भी प्रीशियस थिंग जो भी उन लोगों को, उन बच्चों को जो कूड़ा चुनते थे, उन बच्चों को जो भी बहुत प्रीशियस लगता था उसके लिए यहाँ पर गोल्ड वर्ड का यूज़ हुआ है. तो वो गार्बेज डंप में वो उस गोल्ड को ढूंढते थे लेखिका के एकदम नेबरहुड में. तो लेखिका उनसे पूछती है साहिब से कि ये तुम क्यों करते हो. साहिब लेफ्ट हिज होम अ लॉन्ग एगो. तो जो बच्चा है वो अपना घर बहुत पहले ही छोड़ चुका था. सेट एमिडिस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी. वो जो बच्चा है वो जो जब उसका जो घर हुआ करता था वो ढाका के फील्ड्स में हुआ करता था, जो ढाका के हरे भरे जो फील्ड्स थे वहाँ पर होता था. लेकिन अब उसकी याद में उसका वो घर नहीं है क्योंकि वो बहुत पहले अपने उस घर को छोड़ चुके हैं. देयर वर मैनी स्टॉर्म दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड एंड होम, हिज मदर टेल्स हिम. उसकी मदर बताती हैं कि वहाँ पर बहुत बड़े तूफान वगैरह आए थे जिस वजह से जो उनका घर था वो पूरा का पूरा मतलब वहाँ बर्बाद हो गया था. तो इसीलिए उन्होंने उस जगह को छोड़ दिया. दैट्स वाई दे लेफ्ट एंड लुकिंग फॉर अ गोल्ड इन अ बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स. तो इसीलिए वो उस जगह को छोड़ के अब वो यहाँ पर आ गए हैं एक बड़े शहर में. और वो क्या खोजते हैं? लुकिंग फॉर गोल्ड. गोल्ड मैंने आपको बता ही दिया, गोल्ड का मतलब यहाँ पर प्रीशियस थिंग से है. आई हैव नथिंग एल्स टू डू ही मटर्स लुकिंग अवे. साहिब क्या बोलता है? क्योंकि मेरे पास और कुछ करने के लिए नहीं है. वो धीरे से इस बात को कहता है. गो टू स्कूल आई से ग्लिबली रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड. वो उसको बोलती है, जो लेखिका होती है वो उस बच्चे को बोलती है कि तुम स्कूल जाया करो. यहाँ ग्लिबली वर्ड का मतलब होता है कि आप बिना सोचे समझे कोई भी चीज़ बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बोल देते हैं और फिर बाद में आप रियलाइज़ करते हैं कि आपने क्या कह दिया. तो वो लेखिका कह रही है कि मैंने उस टाइम मतलब उसको इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल दिया कि तुम स्कूल जाया करो, जबकि मुझे भी पता है कि स्कूल जाना उनके लिए शायद उतना मतलब पॉसिबल नहीं था. ठीक है, तो वो ये कहती है कि लेकिन वो ऐसा कहते ही उसको ये बात रियलाइज़ हो जाती है कि उसने कितनी एक तरह से उस बच्चे के लिए कितनी बेकार की बात कह दी. वो देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड वैन दे बिल्ड वन आई विल गो. साहिब क्या बोलता है, वो बच्चा क्या बोलता है कि मेरे नेबरहुड में कोई भी स्कूल नहीं है, जब बन जाएगा मैं ज़रूर जाऊँगा. साहिब लेखिका से ऐसे कहता है. इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम.
वो जो लेखिका होती है वो उस बच्चे से कहती है अगर मैं स्कूल स्टार्ट करूँ तो क्या तुम आओगे, और ये बात वो थोड़ा मजाकिया अंदाज में कहती है। तो बच्चा कहता है यस, ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, तो वो एक अच्छी सी स्माइल के साथ वो कहता है कि हाँ मैं आऊँगा। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज़ योर स्कूल रेडी। लेखिका कहती है कुछ दिन बाद मैं देखती हूँ कि वो बच्चा मेरी तरफ भागा हुआ आ रहा है और वो मुझसे क्वेश्चन करता है कि क्या स्कूल रेडी हो गया, क्योंकि लेखिका ने उसको प्रॉमिस किया था। It takes longer to build a school, I say embarrassed at having made a promise that was not meet। लेखिका थोड़ा रुकते हुए कहती है कि जो स्कूल है उसको बनने में समय लगता है, और वो काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस हो जाती है क्योंकि उसने उस बच्चे से प्रॉमिस किया था, हालांकि वो जो प्रॉमिस है वो उसने कोई एकदम सच में नहीं किया था। फिर वो सोचती है कि बट प्रोमिस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ इस ब्लीक वर्ल्ड। वो कहती है कि जैसा मैंने इस बच्चे को प्रॉमिस कर दिया है, ऐसे उसकी अंधकार जो उसकी लाइफ है उसमें ना जाने उसको ऐसे कितने प्रोमिस मिलते होंगे जो डेली टूट जाते होंगे। आफ्टर मंथ ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम, साहिब आलम, ही अनाउंसेस। कुछ महीनों बाद जब मेरी उससे थोड़ी जान पहचान हो गई, मैं उसे जानने लगी, तो मैंने उससे उसका नाम पूछा। वो बताता है साहिब आलम। ही डज नॉट नो वॉट इज़ इट मीन, वो नहीं जानता था उसके नाम का मतलब। इफ़ ही न्यू इट मीन्स लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट। अगर वो अपने नाम का मतलब जानता, उसके नाम का मतलब क्या था, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, तो शायद उसको इस बात पे भरोसा भी नहीं होता। Unaware of what his name represent, he roamed the street with his friend, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon। वो बिना अपना नाम का मतलब जाने वो जो अपने और जो दूसरे उसके दोस्त थे वो गली गली घूमते थे सब, और जो उसके दोस्त थे वो सभी ज़्यादातर नंगे पाँव होते थे। वो सुबह मॉर्निंग बर्ड्स की तरह अपने घर से निकलते थे और दोपहर होते होते सब गायब हो जाते थे। ओवर द मंथ आई केम टू रिकोगनाइज ईच ऑफ दैम, और कुछ महीनों में ही मैं उन सबको धीरे धीरे करके उनको जानने लगी। वाई आर यू नॉट वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन। मैंने उनमें से एक बच्चे से पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर सिंपली। उस बच्चे ने कहा कि जो मेरी मदर है वो शेल्फ से मुझे चप्पल उतार कर नहीं देती है, इसलिए मैं नहीं पहनता। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो दैम ऑफ एट अनदर हु इज़ वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। तभी एक दूसरा बच्चा जिसने शूज़ पहने हुए थे लेकिन वो कहीं से भी मैच नहीं कर रहे थे, वो बच्चा क्या कहता है, अगर इसकी मदर इसको दे भी देगी शूज़ तो ये फिर भी फेंक देगा। When I comment on it, he shuffle his feet and say nothing. I want shoes, says a third boy who has never owned a pair of his life। मैं जैसे ही उस बच्चे से कुछ कहती हूँ, ही शफल हिज फीट, वो क्या करता है, वो अपने पैरों को हिलाने लग जाता है और वो कुछ नहीं कहता। ठीक है, वो जिस बच्चे से पूछ रही है कि भाई तुम क्यों नहीं पहनते हो शूज़, तो वो अपने पैर इधर हिलाने लग जाता है और वो कुछ नहीं कहता। फिर जब ये तीसरा बच्चा कहता है कि आई वॉन्ट शूज़, मैं तो शूज़ चाहता हूँ, क्योंकि उससे पहले उसने कभी अपनी लाइफ में शूज़ नहीं पहने थे। तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो तीसरा बच्चा था उसकी लाइफ का एम ही ये बचा था कि उसको शूज़ पहनने हैं उसकी लाइफ में। Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village road. It is not lack of money but a tradition to stay barefoot is one explanation। लेखिका कहती है कि मैं जगह जगह देश में घूमी हूँ जहाँ मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो नंगे पैर घूमते हैं, शहर में, गाँव में, है ना। इट इज़ नॉट अ लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। और जब मैं उन लोगों से पूछती हूँ कि आप लोग ऐसे नंगे पैर क्यों रहते हो, तो वो मुझे, कुछ लोग तो मुझे ये रीज़न बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं है इसलिए हम शूज़ नहीं पहनते, बल्कि ये हमारा ट्रेडिशन है, हम लोग ऐसे ही रहते हैं। जबकि असल में रीज़न क्या है कि उन लोगों के पास उतने पैसे ही नहीं है, है ना, उनकी गरीबी उनका रीज़न है, लेकिन वो एक्सक्यूज़ बना देते हैं कि नहीं ये तो हमारा ट्रेडिशन है नंगे पैर घूमने का। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी। तभी लेखिका को एक स्टोरी याद आ जाती है एक आदमी की जो कि उडुपी से बिलोंग करता था, और उसने अपनी जो स्टोरी है वो लेखिका को बताई थी। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। वो बताता है कि जब वो एक यंग बॉय था तो वो स्कूल जाता था एक ओल्ड जो टेम्पल है वहाँ से निकलते हुए, वेयर हिज फादर वॉज अ प्रेस्ट, जहाँ पर उसके जो फादर थे वो पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ शूज़। वो कह रहा है कि वहाँ पर वो रुक कर थोड़ी देर के लिए, और वो हमेशा प्रे करता था कि उसको क्या मिल जाए, उसको शूज़ मिल जाए। ही वुड 30 years later I visited his town and the temple which was now drawn in an air of डिसोलेशन। वो कह रही है कि 30 साल बाद मैंने सेम फिर उसी गांव को, उसी टेम्पल को विज़िट किया, और आज वो जो गांव है वो थोड़ा खाली खाली सा लग रहा है।
इन द बैक यार्ड वेयर लीव द न्यू प्रिस्ट देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर। वो कहती है कि अब वहाँ पर जो उस टेम्पल का जो बैकयार्ड था वहाँ पर कोई नए प्रिस्ट रहने लगे थे, कोई नया पुजारी था वहाँ पर कुछ रेड चेयर्स थी और कुछ वाइट प्लास्टिक चेयर्स थी। और तभी वो एक यंग बॉय को देखती है जिसने ग्रे यूनिफॉर्म पहनी होती है, शूज़ पहने होते हैं, ठीक है, एंड पेंडिंग थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बैग। और वो बच्चा भागता हुआ आता है और अपना जो स्कूल बैग होता है वो एक फोल्डिंग बैग होता है, वो वहाँ पर उसको फेंक देता है। Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. वो कह रही है कि उस बच्चे को देख के मुझे एक बच्चे का ख्याल आ गया, एक अनादर बॉय का दूसरा जो लड़का था उसका ख्याल आ गया, जो भगवान से किसके लिए प्रार्थना करता था कि उसको पेयर ऑफ शूज़ मिल जाए। लेट मी नेवर लूज दैम, द गॉडेस हैज़ गारंटेड हिज प्रेयर। तो अब कह रही है कि उस बच्चे को देख के, जो बच्चा मैंने अभी देखा, जो नया प्रिस्ट है, जो नया पुजारी है, उसका बच्चा अच्छे से पूरी ड्रेस में था, शूज़ भी पहने थे, उस बच्चे को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस बच्चे ने प्रेयर की थी ना कि सब के उसे शूज़ मिल जाए, तो उसकी प्रेयर को भगवान ने सुन लिया है। और अब यहाँ पर जितने भी जो प्रिस्ट वगैरह आते हैं उन सब के बच्चे शूज़ पहनते हैं, स्कूल जाते हैं, ड्रेस पहनते हैं। लेकिन अभी भी बट मैनी अदर्स लाइक रैक पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस। लेकिन अभी जो मेरे पड़ोस में जो बहुत सारे बच्चे हैं, है ना, जो कूड़ा चुनते हैं, वो अभी भी ऐसे हैं जिनके पास शूज़ नहीं है। तो बेसिकली उसे एक ऐसी स्टोरी याद आ जाती है कि जिसमें एक बच्चा होता है उडुपी में, वो प्रे करता है कि उसके पास पेयर ऑफ शूज़ आ जाए। वो बच्चा शूज़ पहनना चाहता था और लेखिका कह रही है कि शायद उसकी प्रेयर भगवान ने सुन ली है कि उस बच्चे के साथ साथ अब वहाँ पर जो और बाकी जो बच्चे थे, अब वहाँ का हर बच्चा, उस पुजारी का और भी जो बाकी हैं, कि वो सबके बच्चे अब क्या पहनते हैं, शूज़ पहनते हैं। लेकिन उसके पड़ोस के जो रैक पिकर्स हैं, अभी भी लेखिका के जो पड़ोस के रैक पिकर्स जो बच्चे हैं, उनके पास अभी भी शूज़ नहीं है। माई एक्वेटेंस विद द बेयरफुट रैक पिकर लीड मी टू सीमापुरी। वो कह रही है कि अब मैं इन सबको इतना जानने लगी थी कि इन सब के थ्रू मैं सीमापुरी तक पहुंच गई। और ये दिल्ली के एकदम उस पर बाउंड्री एरिया पे ये सीमापुरी है। लेकिन जब मैं वहाँ पर गई तो वो जो एरिया था उसको देख के ऐसा लग रहा था कि वो कोई बाउंड्री पर नहीं है, बल्कि वो बहुत अलग लग रहा था, दिल्ली से बहुत अलग लग रहा था। Those who were leave are squatter who came from Bangladesh back in 1971। यानी वहाँ पर जो लोग रह रहे थे वो स्क्वाटर्स थे। स्क्वाटर्स का मतलब होता है कि जो लोग कहीं बाहर से आते हैं और किसी जो यूजलेस लैंड होती है वहाँ पर वो अपना घर बना लेते हैं अनलॉफुली। तो वो लोग कब आए थे बांग्लादेश से? 1971 में, क्योंकि अगर आप सबको पता हो तो 1971 से पहले जो बांग्लादेश था वो पाकिस्तान का ही पार्ट था। लेकिन 1971 में जो बांग्लादेश होता है वो पाकिस्तान से फ्री हो जाता है और एक नई कंट्री बन जाती है। तो वहाँ से जो कुछ लोग थे वो यहाँ पर आकर बस जाते हैं सीमापुरी में। साहिब्स फैमिली इज़ अमंग दैम, और साहिब की फैमिली भी उनमें से एक ही थी। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, इट वॉज स्टिल बट इज़ नॉट लॉन्गर एम्प्टी। वो कह रही है कि अब जो सीमापुरी का जो वो वाला जो पार्ट है अब वो खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड विद रूफ ऑफ टीन एंड टर्पुलिन, वहाँ पर लोगों ने छत, जो टीन वगैरह होती है उसकी छत डाली हुई है, उस पर जो तिरपाल होती है वो डाली हुई है, ठीक है ना। और वहाँ पर कूड़े वगैरह का कोई वो नहीं है, जो सीवेज वगैरह कोई सिस्टम नहीं है, कोई ड्रेनेज, रनिंग वाटर, इन सब की मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और कम से कम ऐसी परेशानी में भी वहाँ पर अभी 10,000 जो रैक पिकर्स है, कूड़ा चुनने वाले जो लोग हैं, वो वहाँ पर रहते हैं। They have lived there for more than 30 years without an identity, without permit, but with ration card that they get their names on a voter list। तो वो कह रही है कि इन जो ये लोग हैं, इनकी ये यहाँ पर 30 साल से रह रहे हैं, इनकी कोई अपनी पहचान नहीं है, कोई इनके पास कोई परमिशन नहीं है यहाँ रहने की, बस इनके पास एक राशन कार्ड है, जिस राशन कार्ड की वजह से इनके नाम वोटर लिस्ट में है। और इस वजह से ये कुछ यहाँ से इनको जो ग्रेन वगैरह होती है वो ये खरीद लेते हैं। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी। कभी जो फूड है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जीने के लिए, मतलब पहचान से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उनके लिए फूड है। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the field that gave us no grain, say a group of women in a tattered sari। तो लेखिका वहाँ पे जो कुछ औरतें होती हैं जिनकी जो साड़ी है वो बहुत ज़्यादा फटी हुई होती है जगह जगह से, तो उन औरतों के कुछ ग्रुप से जो लेखिका होती है वो उनसे पूछती है, ठीक है। तो वो औरतें क्या मतलब वो जो लेखिका होती है वो उन औरतों से पूछती है कि आप अपने जो ढाका के इतने बड़े बड़े जो ग्रीन फील्ड थे आप उनको छोड़कर यहाँ पर क्यों आए। तो वो जो वुमेंस होती हैं वो उस लेखिका से कहती हैं अगर दिन के आखिरी में अगर हम भरपेट
खुद जो हम अगर अपनी फैमिली का हम भरपेट उनको सुला पाते हैं, बिना खाली पेट के हम लोग अपने बेड तक पहुंच पाते हैं, तो हमारे लिए तो यही जगह अच्छी है उन बड़े 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 फील्ड से, है ना। क्योंकि सबसे पहले है कि हमारा सर्वाइवल ज़रूरी है, तो हमारे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है, इसीलिए हम यहीं रहते हैं। When I ask them why they left in their beautiful land of green field and river, तो ये जो जवाब है ये औरतें कब देती है लेखिका को, जब लेखिका उनसे पूछती है कि आपने वो जो ब्यूटीफुल लैंड ग्रीन थी ढाका की, आपने वो क्यों छोड़ी। तो जब ये लेडीज़ होती हैं ये उसको वो जवाब देती हैं कि हाँ हमें खाना मिल रहा है तो इसलिए हम यहीं पर रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। थ्रू द ईयर इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट गार्बेज टू दैम, सॉरी यहाँ से छूट गया, हाँ, वेर एवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट दैट बिकम ट्रांसिस्ट होम, जहाँ पर भी उनको खाना मिलता है वो वहीं पर ही अपने जो घर है, जो अपने टेंट है वो लगा लेते हैं। ट्रांसिस्ट होम का मतलब होता है जो टेम्पररी होम होता है। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम, बच्चे वहीं पर ही बड़े होते हैं, ठीक है ना, एंड बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और आपस में एक दूसरे का बहुत साथ देते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग, और उनका यही काम होता है रैक पिकिंग का, कूड़ा बीनने का। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट गार्बेज टू दैम इज़ अ गोल्ड, और इतने सालों में जो गार्बेज था ना वो उनके लिए अब एक गोल्ड मतलब एक बहुत ही प्रीशियस चीज़ बन चुकी है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड अ रूफ ओवर देयर हेड, कि मतलब उनका जो ये कूड़ा बीनने का जो मतलब है कि उनको खाना तभी मिलेगा जब वहाँ से वो चीज़ें बिनेंगे, फिर उनको कहीं बाहर बेचेंगे, ठीक है। तो अगर वो ये सारे काम करेंगे तभी उनका पेट भर पाएगा, उनके सर पे छत रहेगी। इवन इफ़ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, भले ही वो जो रूफ है वो भले ही उनकी लीक कर रही है, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन बच्चों के लिए उससे भी ज़्यादा बड़ी बात है। आई समटाइम फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपी नोट, साहिब से, साहिब कहता है कि कभी कभी तो ना मुझे कुछ रुपए मिल जाते हैं, और कभी कभी तो मुझे ना 1 रुपया भी मिल जाता है, या फिर कभी कभी तो मुझे 10 रुपी का नोट भी मिल जाता है। और ये बात जब वो लेखिका को बताता है तो उसकी आंखें बड़ी चमकदार हो जाती हैं। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is a hope of finding more. वो कहता है कि वो लेखिका बोलती है कि जब तुम्हें अगर सिल्वर का कॉइन भी मिल जाए उस गार्बेज में, उस गार्बेज के ढेर में, तुम जब भी खोजना बंद नहीं करते हो उस कूड़े को। किस लिए? क्योंकि तुम्हें और उम्मीद होती है कि यहाँ पर शायद तुम्हें कुछ और मिलेगा। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम वॉट इट मीन देयर पेरेंट्स। वो कह रही है कि बच्चों के लिए वो जो कूड़ा बीनना था, वो जो गार्बेज में से वो उस कूड़ा जो ढूंढना था, वो बच्चों के लिए ना उसका एक अलग ही मतलब था। पेरेंट्स के लिए तो ये था कि उनको अपनी रोजी रोटी कमानी है, उनका डेली का वो एक ज़िंदगी जीने का एक व्यापन बन गया था, लेकिन बच्चों के लिए वो एक ये था कि उन्हें ना कुछ नया खोजना है। फॉर चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड टू वंडर, फॉर देयर एल्डर इट मीन्स ऑफ सर्वाइवल। तो बड़ों के लिए तो वो उनका सर्वाइवल का जरिया था, लेकिन बच्चों के लिए क्या था, उनको उनको अच्छा लगता था, मतलब उनके लिए वो एक तरह से खोज थी। One winter morning, I see साहिब standing by the fenced gate of the neighborhood club. वो कह रही है कि एक सर्दियों की सुबह मैं साहिब को देखती हूँ कि वो एक फेंस्ड गेट के बाहर की तरफ खड़ा था, जो एक नेबरहुड में क्लब था लेखिका के वहाँ पर, और वो 2 यंग मैन को देखता है जिन्होंने वाइट प्लेइंग टेनिस के कपड़े पहने हुए हैं। आई लाइक द गेम ही हम्स एंड कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। वो क्या कहता है कि मुझे ये गेम बहुत पसंद है, इसलिए वो वहाँ पर खड़ा हुआ उसको देख रहा है। आई गो इन साइड वैन नो वन इज़ अराउंड, ही एडमिट। वो कहता है कि मैं अंदर जाता हूँ जब अंदर कोई नहीं रहता ना, तब अंदर जाते हैं हम। द गेट कीपर लेट मी यूज़ द स्विंग, और जो गेट कीपर होता है वो मुझे झूला झूलने देता है वहाँ पर। साहिब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। जो साहिब है उसने भी टेनिस शूज़ पहने हुए हैं, लेकिन वो जो टेनिस जो उसके शूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा अजीब लग रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिसकलर हैं वो उसकी शर्ट और शॉर्ट्स के साथ, कहीं से भी कोई मेल नहीं खा रहे हैं। समवन गेव दैम टू मी, वो कहता है किसी ने मुझे ये शूज़ दिए हैं। ही सेज इन अ मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, तो वो लेखक को बताता है कि किसी ने मुझे ये शूज़ दिए हैं। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड ऑफ शूज़ ऑफ सम रिच बॉय, लेखिका कहती है कि ये शूज़ देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी अमीर बच्चे के, ये जो होता है ना कि यूज़ करके फिर वो बोर हो जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं, उसके बाद जो डिस्कार्डेड जो शूज़ होते हैं वो उस तरह के शूज़ थे। वो किसी अमीर बच्चे के डिस्कार्डेड शूज़ लग रहे थे, जिसने शायद उन शूज़ को अब पहनने से मना कर दिया था, क्योंकि उन शूज़ में एक होल था। लेकिन जो बच्चा होता है, जो साहिब होता है, उसको वो जो होल है वो उससे कोई परेशानी नहीं होती। फॉर वन हु हैज़ वॉक बेयर फुट इवन शूज़ विद अ होल इज ड्रीम कम ट्रू, क्योंकि वो बच्चे ऐसे थे कि जो हमेशा नंगे पैर रहते थे, तो उनके लिए तो ये एक ड्रीम था जो उनका सच हो गया था, वो टेनिस शूज़ पहनना। तो इसीलिए उसको उस शूज़ में जो छेद था उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन वो जो उस गेम को वो बड़े ही ध्यान से देख रहा था। दिस मॉर्निंग साहिब ऑन हिज वे
to the milk booth. In his hand he is a steel canister. वो कहती है कि मैंने फिर एक सुबह देखा कि जो साहिब था उसके हाथ में एक वो मिल्क बूथ पे जा रहा था और उसके हाथ में एक स्टील का कैन था. आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड ही सेज. तो जब लेखिका ने उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो बताता है कि मैंने ना अब एक टी स्टॉल पे काम करना शुरू कर दिया है जो कि रोड के उस तरफ है. उसने इशारा करते हुए बताया. एंड आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील. और उसके लिए मुझे 800 रुपये मिलते हैं और मेरा मील भी वही लोग देते हैं. डज ही लाइक द जॉब आई आस्क. लेखिका उससे पूछती है क्या तुम्हें जॉब पसंद है. हिज फेस आई सी हैड लॉस्ट द केयर फ्री लुक. लेकिन लेखिका कहती है कि जब मैं उससे पूछती हूँ क्या उसे ये जॉब पसंद है, तो उसका जो चेहरे पे जो केयर फ्री जो लुक होता है वो एकदम से खो जाता है. द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर दैन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर. क्योंकि कहीं ना कहीं जो वो जो एक कंधे पे उसके जो बैग होता था, प्लास्टिक बैग जिसमें वो कूड़ा बिनता था, वो हल्का था उस स्टील के कैनिस्टर से जो कि वो अब डेली उस मिल्क बूथ तक लेकर जाता है. द बैग वॉज हिज यहाँ से द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन द टी शॉप. और वो कैनिस्टर किसका था, उस जिस टी की शॉप पे वो काम कर रहा था वो उसका कैन हुआ करता था उस आदमी का. तो जिसे अब जो साहिब था वो अपने कंधों पे लेके जाया करता था, जो कि बहुत हैवी होता था उसके उस प्लास्टिक बैग से जिसमें से वो कूड़ा बिनता था. साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर. तो जो साहिब था अब वो अपना खुद का मास्टर नहीं रहा था, बल्कि अब वो किसी और के अंडर काम कर रहा था. तो इसीलिए जो साहिब था वो अपनी जॉब से इतना खुश नहीं था और ना ही अब उसके फेस पे वो इतना ज़्यादा केयर फ्री लुक था, क्योंकि अब वो किसी और के कहने पे काम कर रहा था. उसका जो मास्टर कहेगा अब उसको वही काम करना था. तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है. इसका फर्स्ट पार्ट ख़त्म है यहाँ पर. यहाँ से फिर इसका दूसरा पार्ट स्टार्ट होगा, वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कवर हो जाएगा. तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को. और मेरे टेलीग्राम जो चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं. थैंक यू.